स्वागत है आज हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हम बता दें कि यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है, जिसमें लोग हिंदी को लेके बहुत कन्फ्यूजिंग है कि भाई हिंदी कहाँ से पढ़ें, कि मतलब हिंदी को टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन सी बुक लें जिससे हम हिंदी पढ़ें। तो दोस्तों इसी बात पर मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बता दूँ हिंदी के वो ये टॉपिक हैं जो हिंदी यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो यूपीएसआई यूपी पुलिस वाले के लिए खास तौर से ये वीडियो बनाई जा रही है और ये चैनल भी उन्हीं के लिए बनाया गया है, ठीक है। जिसमें आपको टॉपिक्स भाई आपको सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे और सारे टॉपिक्स भाई आपको एक टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। एक टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा और उसी टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आए होंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे जो वीडियो के बाद में लगवाऊंगा, जो यूपी पुलिस में आए हैं और यूपीएसआई में आए हैं, ठीक है। जो 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पहले थ्योरी होगी फिर आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यूपीएसआई यूपी पुलिस में आए हुए। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें जो कितने क्वेश्चन है, कौन कौन सा सिलेबस है, तो मैं आपको दिखा दूँ। हिंदी का ये सिलेबस है जिससे आपके सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में भी और यूपीएसआई में भी, ठीक है। तो सारे ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ 10 दिन के अंदर आपकी 10 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये मैं उम्मीद करूँगा। और ये रहा आपका बुक जिससे आप पढ़ना चाहते हो, ये बुक है, आप इससे पढ़ाएंगे। तो ये बुक से देखिए सारे लोग यूपीएसआई क्या यूपी पुलिस की सभी लोग इसी से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये बुक है जिससे मैं भी यूपीएसआई की तैयारी हाल ही में प्रेजेंट में कर रहा हूँ और आपको भी इसी से तैयारी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कौन सा, हिंदी भाषा सामान्य परिचय और उसकी प्रमुख बोलियाँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप बड़े बड़े चैनल को तो फीस दे देते हो, पैसे भी दे देते हो, पेड कोर्स ले लेते हो, आपको फ़ायदा निकलता नहीं है। तो यार एक बार छोटे से भाई को सब्सक्राइब करके उसकी फ़ीस दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, और कोई फ़ीस नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कर देना। तो चलिए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। तो बता दें यहाँ पे हमें पहला क्या है, हिंदी भाषा का उत्पत्ति, ठीक है। जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत भाषा धातु से बना है। इस शब्द का अर्थ है बोलना या कहना, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, शब्द सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। शब्द एक सार्थक समूह होता है और संकेत मतलब संकेत होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें अगर आप थ्योरी परिभाषा पढ़ना चाहते हो तो कम से पढ़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दें कि जो कहते हैं भाषा वाक्यों के शब्दों से एक मूल शब्द ध्वनि से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं, ठीक है। उसने कहा है कि जो वाक्य है, शब्द है और मूल ध्वनियाँ हैं वो प्रमुख अंग है भाषा के, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार द्वारा भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के भली भांति प्रकट करते हैं, ठीक है। समझ में आया। और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। दोस्तों ये क्या, भाषा के रूप। देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है और एक सांकेतिक भाषा होती है। देखिए हम इसमें ज़्यादा नहीं जानेंगे, आपको बहुत ही ईजी भाषा में समझा दूँ। तो जो मौखिक भाषा होती है वो हमारी होती है जो मुख से बोली गई हो, जिसे हम बोलकर बताते हैं कि मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुख से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मौखिक भाषा होगी। और लिखित भाषा वो होती है जिससे हम पत्र से मतलब लिखकर किसी चीज़ को बताते हो, जैसे पत्र लिखकर भेजा, सही है, निबंध लिखकर, कहानी लिखकर बताया, तो वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा वो होती है जिन्हें हम किसी को इशारा करके समझाते हैं, संकेत करते हैं कि भाई देख वहाँ पे रखी वो वस्तु, संकेत किया, जैसे गूंगे को, बहरे को, सही है। इस तरीके से हम संकेत करके कोई चीज़ समझाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है, ठीक है। मौखिक भाषा के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें कि इसकी सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। जब लिखित ध्वनि निकलती है तो ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। जब कोई भाषा बोलेंगे तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप में वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखित और इसे चिन्हों के लिए आवश्यकता होती है, ठीक दोस्तों। तो इसमें लिपि और लिपि चिन्ह कहते हैं। देखिए जो ध्वनि लिपि चिन्हों के वर्णों के अक्षर किसे कहते हैं, देखिए इसी क्रम क्या है।
ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका क्रम ध्यान रखना, कोई बात नहीं। देखो पहले होता है ध्वनि आई थी, ध्वनि हमारे मुँह से निकलती है, फिर ध्वनि से बनता है वर्ण, ठीक है। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, और पद से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है अवंती। दोस्तों अब इसमें पूछा जाएगा कि शब्द क्या होता है। देखिए शब्द वर्णों का सार्थक क्रम होता है जो निश्चित दी गए वह शब्द हैं जिसके भाषा में लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। शब्द वो होता है जो वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे कलम वर्ण है, इसमें का मा ला वर्ण, तीन वर्ण हैं, तीन वर्ण से मिलकर बना है। जैसे नयन, इस तरीक़ा से, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा अगले क्या है, अगले है हमारा पद। अब पद क्या है दोस्तों, अब ये पद जो है वो हमारा क्या है, देखिए सार्थक वर्ण समूह शब्द, सही है, सार्थक वर्ण समूह शब्द, जबकि यह शब्द प्रयुक्त में होता है तब इसे पद कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, पद क्या हुआ दोस्तों, पद हुआ हमारा ये पूरा शब्द है ना, ये वाला शब्द, ये हमारा पद है, इसमें जो तीन पद हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या था, देखिए ऊपर था हमारा वर्ण, वर्ण से मिलकर बना है, और वर्ण को इसने मतलब शब्द बना, शब्द को पद कह रहा है, तो पद से मिलकर एक वाक्य बना है, सही है। जो शब्द से मिलकर एक वाक्य बना है उसे ये पद कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पद है दोस्तों। अब आगे की बात करें वाक्य। वाक्य क्या होता है, देखिए वाक्य जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से सार्थक समूह से निश्चित प्रदान करते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णता इकाई कहते हैं। जैसे कल मोहन विद्यालय मोहन कल विद्यालय जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी का अगर पूछा जाए तो जाएगा विद्यालय मोहन कल, दोस्तों इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है इस वाक्य का, ठीक है। तो रूप में लिखा जाए तो इसे क्या नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि इसे निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना, तो चलिए शब्द समूह, इसे केवल शब्द समूह कहेंगे, इसका एक समूह बन रहा है, ना कि ये एक वाक्य बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम आवंती कहेंगे, क्या वाक्य को आवंती कहेंगे इस वाले को, ठीक है। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे वाक्य के अंग कितने होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, बार बार पुलिस में पूछा जाता है, यह पुलिस में पूछा भी गया है और यूपीएससी पूछा गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं हमारे दो दोस्तों, दो अंग होते हैं, एक होता है विशेष, एक होता है विधेयक। तो जो उद्देश्य होता है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, अब है परीक्षा हॉल में बैठा है, ये क्या हुआ, ये राहुल की उद्देश्य बता रहे हैं, सही है। अब विधेयक की बात करें, देखिए विधेयक क्या होता है, विधेयक होते हैं जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, इसमें विधेयक, इसने शहर की व्यवस्था बताई है, मतलब चंडीगढ़ की व्यवस्था बताई है। राम ने रावण को मारा, रावण किसने मारा, रावण ने मारा, तो इसमें रावण की विशेषता बताई है, और मारा भी है, किसने, राम ने मारा है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इसमें हो जाएगा विधेयक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अवंती क्या होती है, अवंती दोस्तों जो अवंती होती है, अवंती एक अंतर्गत लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष रूप में होता है, ठीक है। दोस्तों आपको बताया क्रिया, वचन, पुरुष, काल और अनुसार, ये सब क्या होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अगले टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अवंती अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ सकते हो, तो ये परिभाषा देखकर समझ जाना। लेकिन अगले क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा, हिंदी भाषा का पारदू प्रभाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था कि भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एक अगला टॉपिक अगले पढ़ते हैं, तो हिंदी प्रस्तुत फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। अगर आपको जो हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। हिंदी भाषा का शब्द संस्कृत भाषा की सिंधु शब्द से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है याद रखेंगे, संस्कृत की सिंधु शब्द से हुआ है। एवं इसका पहला प्रयोग ईरानी और निवासी ईरानियों ने किया था। इसका पहला प्रयोग किसने किया था, जो ईरानी थे, निवासी थे, उन्होंने किया था, ठीक है दोस्तों। ठीक, अगला क्या, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, क्या मानी जाती है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा कहाँ से मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों जो सौरसेनी क्या है ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश है, जननी है, ये सभी, और आर्य भाषा सभी आपको अगले पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इस क्लास के बाद वो सॉरी इस पेज के बाद अगले नेक्स्ट पेज होगा, उसमें सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सही है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे इसमें लिखा है कि ध्यान दें कि अपभ्रंश 8 सॉरी हाँ ये तो ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पे दिखा है कि 8 स्वर थे, आ ई ऊ, ठीक है, ए ओ। इन्हें 8 स्वरों में मूलतः स्वर कहा जाता है, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ को भी विकसित किया गए संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं ये स्वर हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे इनका केवल वर्णन दिया गया क्योंकि यहाँ पे आर्य भाषा थी इसीलिए नहीं दिया गया है, ठीक है, संस्कृत पहचानने के लिए और हिंदी पहचानने के लिए, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भारतीय आर्य भाषा, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय आर्य भाषा इसी चैप्टर के अंदर। तो इसमें देखिए जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है वो 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली थी, और जो मध्य है भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। दोस्तों ये पता है आपको कहाँ से आया है, ये हमारा इतिहास से आया है। जो प्राचीन इतिहास था ना, आर्य भाषा काल थी, जो भाषा के बारे में दर्शाया गया है, तो 1500 500 ईसा पूर्व तक थी। लेकिन जो मध्यकालीन वो इतिहास था ना हमारा, उसमें आर्य भाषा का काल 500 से 1000 पूर्व तक था। आधुनिक कालीन था ना हमारा, वो हमारा आर्य भाषा के 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा का विकास, ये क्वेश्चन अब पूछ लेता है, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत, फिर आई थी पाली, फिर पाली से बनी थी प्राकृत, प्राकृत से बनी थी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी थी हिंदी। अब दोस्तों ये बताइए कि हिंदी जो है वो कौन से अपभ्रंश से है, बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया है जस्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अगले पेज पे। देखिए जो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नोट, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी, यहाँ पे देखिए, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा एक और रूप प्राप्त होता है जिसे कुछ विद्वान अवहट नाम देते हैं, जो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश मानते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो भाषा है एक रूप प्राप्त होता है जिसे कुछ विद्वान यहाँ पे अवहट नाम देते हैं, ठीक है, सही है। अवहट नाम और स्पष्ट रूप से उल्लेख उत्पत्ति करती कला में मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा, ये वाला, कि जो अपभ्रंश नाम है, ठीक है, अपभ्रंश नाम, सॉरी दोस्तों दिक्कत हो रही है पीडीएफ को समझाने में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कह रहा जो अपभ्रंश नाम है ना दोस्तों, ये वाला अपभ्रंश, अपभ्रंश नाम है, अरे यार हाँ दोस्तों, अपभ्रंश जो नाम है दोस्तों स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति कीर्तिलता, सही है, में मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो अपभ्रंश नाम कहाँ से मिलता है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो ये कीर्तिलता से मिला गया है। दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना, बाद में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो कुछ लोग दोस्तों इतनी बारीकी से नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको हिंदी बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, भले ही 1 घंटे की क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर बेसिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो देसिवल मतलब बयाना शब्द का मिठ्ठा, तैसन जपयो अवहट्ठा, ठीक है,
दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्रम बताया गया है, तो क्रम को पहले जान लेते हैं जो अभी मैंने पढ़ा था है। हिंदी भाषा संस्कृत क्या थी, सब उसी क्रम को जान लेते हैं। तो देखिए पहले आई थी संस्कृत। संस्कृत क्या थी, देववाणी। पाली। पाली हमारी किस लोगों के लिए थी, बौद्ध धर्म भाषा। भगवान बुद्ध पाली भाषा के उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को उपदेश दिया था। ठीक है। अगला था प्राकृत। जैन धर्म की भाषा। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। प्राकृत भाषा कहाँ से लिखी थी, जो जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे उन्होंने इसका उपदेश दिया था प्राकृत भाषा का। याद रखना दोस्तों, भूलना बिल्कुल नहीं, अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर 2 नंबर घाटे में चले जाएंगे यूपीएसआई के। ठीक है। तो अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश क्या स्वरूप है, अपभ्रंश एक बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसीलिए उसका यहाँ पे विस्तार किया गया है। हिंदी क्या है, हिंदी एक आधुनिक भाषा है, यानी आधुनिक हिंदी है। ठीक है। हिंदी एक आधुनिक हिंदी है। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक, आकृति मूलक। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। इनने क्या कहा, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। सही है। जबकि संस्कृत संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में, गौर दीजिएगा इस पर। ठीक है, कि संस्कृत कैसी भाषा है, संस्कृत वियोगात्मक और अंग्रेजी और संस्कृत संयोगात्मक है और अंग्रेजी वियोगात्मक है। संस्कृत तो पूछ ली सहयोगात्मक, सहयोग से मिलती है। ठीक है, आलिक शब्दों से मिलकर बनती है, लेकिन अंग्रेजी होती है वो वियोगात्मक होती है, अक्षर को अलग अलग करके बनती है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, याद करने की यही ट्रिक है इसकी। कह रहा है विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है दोस्तों, विश्व की 10 सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, ये देख लो। कह रहा है जाने वाली भाषाएं, हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी हमारी तीसरे स्थान पे आती है। 10 भाषा बोली जाती है उनमें से हिंदी हमारी है वो तीसरे स्थान पे आती है, जबकि पहले स्थान पर हमारी आती है अंग्रेजी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ी क्लास बोरिंग लग रही हुई, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ और बाकी लोग होते हैं वो इतना डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाया चले गए और फिर बाद में कहते हैं हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए फंसे नहीं। देखिए किताब में सब कुछ बारीक में दिया है। गलती ना पढ़ाने वाली की होती है ना किताब की होती है, बस गलती आपकी होती है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हो, कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो राजभाषा के रूप में हिंदी, अब राजभाषा के रूप में हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। तो अब यहाँ पे करना है भाषा का सामान्य अर्थ क्या है, काज, राजकाज भाषा। ठीक है, राज्य का प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। जो राज्य की जो प्रशासन होती है, मतलब राजभाषा होती है, जो राज्य होता है इतना, राज्य की प्रशासन भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मध्य से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य हेतु सेतु कार्य करती है। ठीक है, मतलब जो राज्य में राजा रहता है उसी की राज्य के द्वारा जो भाषा बनाई गई है वही राजभाषा कहलाएगी। जैसे घर में होता है, घर में बच्चे को माता पिता सिखाते हैं तो मातृभाषा कहलाती है, बोली होती है बच्चे की वो मातृभाषा कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बताइए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा की राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए इसे 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। समझना दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, फिर बाद में कहो कि मतलब हमें नहीं पता था कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो गलती हमारी नहीं होगी बाद में कहना कि आपने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा होगा 26 जनवरी को लागू कौन कौन सी भाषा हुई थी। ठीक है, तो देखिए हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है और देवनागरी लिपि नगरी लिपि भी कहा जाता है। जो नागरी लिपि होती है देवनागरी, चाहे उसे देवनागरी कह लो चाहे उसे नागरी लिपि कह लो। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि भी परिकृष्ट के रूप में
जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, समझना दोस्तों, बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसका मतलब पता क्या है? जो ब्राह्मी लिपि होती है वो बाएं से दाएं, मतलब बायां तो इधर होता है, ठीक है, और दायां होता है हमारा, बायां इधर होता है, सॉरी दायां इधर होता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं मतलब बाएं से हम दाएं की तरफ लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि। सही है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों, चाहे ब्राह्मी हो चाहे देवनागरी हो, दोनों सेम ही लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं दोनों एक ही तरफ लिखी जाती हैं, इधर को बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर और इधर, हाँ सॉरी बाएं ओर, मैं भी कंफ्यूज हूँ, और दाएं ओर, ठीक है, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर देखिए अगली क्या है, अगली है जो 26 जनवरी को 1950 को लागू संविधान में शासकीय परियोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों के लिए तय किया गया था। दोस्तों जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में जो शासकीय प्रयोजन थे ना, उनने जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग किया था, अंग्रेजों ने किया था, चाहे शासन संविधान में शासकीय थे उनने किया था, लेकिन 15 वर्षों के लिए तय किया गया था, ठीक है। 15 वर्षों तक वो बोलेंगे, उसके बाद चाहे उनको हटा दिया जा सकता है उस बोली को, ठीक है, वहाँ से। दोस्तों अगले क्या है, इम्पोर्टेंट देखना यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। तो इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की राजभाषा नीति भी लागू हुई थी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की राजभाषा कब लागू हुई थी, या भारत की राजभाषा नीति कब लागू की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। सही है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूचित 343 से 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपको पॉलिटी में पूछ लिया जाए चाहे हिंदी में पूछ लिया जाए, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको तैयार होना चाहिए। ये क्वेश्चन देने से पहले हमें याद पता होना चाहिए, ठीक है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। जो 22 भाषा हमारी कौन कौन सी हैं, ये भी पूछ लेता है कौन सी भाषा नहीं है, तो ये हमेशा याद रखना। पहली संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल और तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारी वो भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैथिली, कन्नड़ और संथाली, मराठी, बंगला, पंजाबी का भी उल्लेख है इसी 22 भाषाओं में, ठीक है। अगले क्या है, अनुच्छेद 343 में 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सही है, कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी देवनागरी लिपि होगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की देवनागरी कौन सी, देवनागरी क्या है, तो देवनागरी वो लिपि हो सकती है, सही है। तो देवनागरी लिपि किसकी है, हिंदी भाषा की है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। कैसी? अक्षरात्मक। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये चाहे लिख सकते हैं चाहे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देवनागरी लिपि मूलतः कैसी है, वो अक्षरात्मक है, मतलब अक्षर है ना, अक्षर, देवनागरी लिपि में अक्षर होते हैं। अच्छा वो किधर से किधर लिखे जाते हैं, वो बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं देवनागरी लिपि में अक्षर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। देखिए अगले हम पढ़ने वाले हैं भारत भाषा की संवैधानिक स्थिति। संविधानिक स्थिति क्या है जान लेते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख है। देख रहे, समझ रहे हो, भाग 5 है ना, अनुच्छेद संविधान में भाग 5 है, 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख है। 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। जो भाग 5 है ना संविधान का, अनुच्छेद 120 है, उसमें जो संसद में प्रयुक्त होती है भाषा उनका उल्लेख दिया गया है। बस इतना ध्यान रखना है तुमको, ठीक है।
अगला है भाग 6। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में 210 के विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? अगला संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 14 जून 1955 को वीजी खेर की अध्यक्षता में प्रमुख राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 344 है ना, इसमें राष्ट्रपति जो थे 7 जून 1955 को वीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 7 जून 1955 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। और पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में किया गया था, तो 344 में करा गया था। ठीक है। बीजी इसके राष्ट्रपति कौन थे? बीजी खैर ने इसको राष्ट्रपति को दिया था प्रथम राजभाषा का आयोग। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 345 में प्रदर्शित भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 345 में प्रदर्शित भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 346 में त्रपसादी की भाषाओं अर्थात राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा उल्लेख किया गया है। दोस्तों समझिए बड़ी बात ध्यान से कि यहाँ पे 345 है, इसमें भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर पूछ ले कि संविधान के 345 अनुच्छेद में किस चीज़ को बताया गया है, तो भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषाओं के बारे में या कोई भी भाषा समझ लेना। सही है। जो अनुच्छेद 346 में त्रपसादी की भाषाएं अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से संघ से के बीच संवाद के लिए भाषा का उल्लेख किया गया था, उसका प्रावधान किया गया है। समझ रहे हो? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो भाषा बोली जाती है, भाषा को संवाद करने के लिए उन्होंने राजभाषा का उल्लेख किया था 346 में। दोस्तों ये बहुत कम लोग होते हैं जो हिंदी में पढ़ाते हैं, वरना ये टॉपिक सभी लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आप सच बताइए आपको इस टॉपिक में पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आता हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। देखिए मैं मानता हूँ आपको थोड़ा बोरिंग फील होता होगा फर्स्ट टाइम में, और आपको थोड़ा बड़ी भी क्लास लगती होगी, लेकिन पढ़ने के बाद आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, मैं मानता हूँ। ठीक है। तो देखिए यूपीएससी की नौकरी लेनी है तो कुछ तो थोड़ा कुछ खोने के लिए कुछ तो पाना पड़ेगा भाई साहब। सही है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं। अगली क्या है हमारी 347। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि इस राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद 347 उसमें कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या जो है उसके एक समूह द्वारा बोली जाने भाषा का प्रावधान। जैसे राज्य में जितनी जनसंख्या है और सारी जनसंख्या एक ही भाषा बोलती है। सही है। उसका प्रावधान किया गया है। अगला 348। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधायकों अधिनियमों तथा उद्देश्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। समझ में आई दोस्तों? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है। सही है। सुप्रीम कोर्ट है, और उनकी जो विधेयकों को मतलब वहाँ पे जो बैठने वाले वकील हैं या कानून वगैरह है, अध्यादेश हैं, उपयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। वहाँ के जो लोग भाषा बोलते हैं उनका प्रावधान इसमें किया गया है। वो किसी वहाँ पे आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं उस भाषा का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 339 में भारत भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद 349 है ना, इसमें संबंधित विधियों अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण और प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। आप शिकायत भी कर सकते हैं किसी भाषा को लेकर दोस्तों, और आप उसका प्रयुक्त भी भाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगली हमारे क्या है? अगले हमारा 350 दोस्तों। अगला हमारा जो है वो है हमारा अनुच्छेद 350 का ए। ठीक है। तो 350 के में का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान। मातृभाषा मैंने आपको बताई थी ना, मातृभाषा
मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है हमारे घर परिवार से ली हुई भाषा होती है, या फिर हमारे देश को भी मातृभाषा कहते हैं। देश हमारा एक मातृभाषा है, उसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। अगला क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा का विकास होता है, उसके निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों अगली ध्यान रखिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी और शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। 351 में जो है इन भाषाओं को दर्जा मिल चुका है और इसीलिए इनका विकास निर्देश दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और है, अगला पेज हमारा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, राजभाषा क्या है? राजभाषा का अर्थ होता है राज्य की भाषा से राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। राज्य अपनी सीमाओं से प्रत्येक भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब केंद्र के साथ एक संपर्क स्थापना या व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा और राजसहज भाषा का प्रयोग करता है। समझ में आया? राजभाषा तो पता है आपको, राज्य में बोले जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा वो होती है राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रभाषा वो होती है जो राष्ट्र में बोली जाती हैं, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस आपको यही समझ लेना राष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं। जो भाषा राष्ट्र के अंदर बोली जाती हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती हैं। सही है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आपको परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो रोक कर यहाँ पे सारी थोड़ी बीच की पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? मातृभाषा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या हुआ, मातृभाषा राजभाषा के बारे में जिक्र कर ही लिया है। ठीक है, तो ये हमारी मातृभाषा हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारी मातृभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ भी। जो किसी क्षेत्र, प्रदेश, देश ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय कार्य करे, वो दूसरों की भाषाओं को नहीं जानते हैं, उन शब्दों को कह सकते हैं भिन्न भाषी। वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। आया समझ नहीं आया दोस्तों? जो किसी के बीच में भी कोई विभिन्न भाषा मतलब वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत सतर्क भाषा की, लेकिन धीरे धीरे हिंदी उसका स्थान ले लेती है। दोस्तों ये चीज़ समझो, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, जैसे उसने कहा यहाँ पे संस्कृत संपर्क भाषा थी। भारत के प्राचीन युग में संस्कृत क्या थी? संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे इसने हिंदी का स्थान ले लिया। सही दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों बता दूं यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने को लिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो तो थोड़ी नज़र डाल सकते हो इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पॉइंट 2 है, वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है, हमेशा याद रखना दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर संपर्क भाषा कौन सी है? वो अंग्रेजी है। जैसे कि अगर आप वर्तमान में भारत में जाते हैं तो ज़्यादातर हिंदी में बोलते हुए मिलेंगे आपको, और लोगों से आप हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन आप भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो आपको अंग्रेजी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्यों? ऐसा नहीं है, वहाँ पे हिंदी भी होगी, अंग्रेजी के भी लोग होंगे। दोस्तों मातृभाषा के बारे में हम जान चुके हैं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा एक शब्द का अर्थ है जो माता की भाषा होती है, परिवार से ली गई। मैंने आपको बताया था कि परिवार से जो बच्चों को भाषा मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, सही है, वह उसकी मातृभाषा होती है। सही है, चलो अगर आपको लगता है तो एक बार फिर से बता देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। माता पिता परिवार के सदस्यों के अनुसार द्वारा सीखी सहज बोली और परिष्कृत भाषा कहलाती है। उनके द्वारा सीखी गई, जो बच्चे सीखते हैं माता पिता से भाषा, वो मातृभाषा कहलाती है। इतना ध्यान रखो बस। अब आता है कि
कह रहा कि वह उसकी मातृभाषा होती है। गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य में मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के लिए शारीरिक विकास। ये किसने कहा था? मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितनी कि बच्चे के लिए शारीरिक विकास। तो दोस्तों ये भी गांधी जी ने कहा था, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने ये कहा था मातृभाषा उतनी जरूरी है जितनी कि बच्चे के लिए विकास, शारीरिक विकास। मानक भाषा क्या होती है दोस्तों? देखिए अब हम पढ़ते हैं मानक भाषा। मानक भाषा को पठनिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा कि मानक भाषा को किन नाम से जाना जाता है, तो आपको भाई बताना पड़ेगा मानक भाषा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मानक भाषा को टकसाली भाषा, सही है, सही है, साधु भाषा, नागर भाषा के नामों से जाना जाता है। सही दोस्तों। भाषा में इससे भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किस भाषा की उस शाखा परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। दोस्तों नीचे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ऊपर जो इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ को ध्यान रखना बस। सही दोस्तों, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बोली क्या होती हैं, बोली जान लेते हैं। बोली जो होती है दोस्तों, एक भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इससे एक निश्चित शब्द समूह और व्यवहारिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक दोस्तों, पहचाना जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि देवनागरी लिपि क्या होती है। दोस्तों देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसे अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं, कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। दोस्तों मैंने पूछा आपसे कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, आपने बताया था बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन, कह रहा है कि किसकी पहचान है? क्षैतिज रेखा की पहचान है। ये क्षैतिज रेखा क्या होती है दोस्तों? क्षैतिज रेखा वो होती है जो हम शब्द के लिखने के बाद जो ऊपर लगी होती है, ये देखिए भारतीय के ऊपर जो खिंची है एक लाइन ऊपर है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, और सॉरी ये शिरो रेखा कहलाती है। सॉरी, ये शिरो रेखा कहलाती है जो इनके सिर के ऊपर लगी है, जैसे एक के ऊपर लगी है, ये देखिए एक के ऊपर लगी है, ये शिरो रेखा कहलाती है। ठीक है, सही है, ये शिरो रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा हमारी वो रेखा कहलाती हैं जो कि हमारी इस तरीके से लगी होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर देखिए, जैसे कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर क्या, जैसे कमल पर ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा। देखिए दोस्तों ये है, देखिए क्षैतिज रेखा, मैंने आपसे कहा था ना कि क्षैतिज रेखा और शिरो रेखा। देखिए आ गया ना शिरो रेखा। जो शिरो रेखा होती है हमारी, जैसे भारोपीय के ऊपर है ये शिरो रेखा, एक के ऊपर है ये शिरो रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा भी हम इसी के रूप में देते हैं दोस्तों, इसी के रूप को हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। शिरो रेखा को ही क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्षैतिज रेखा को भी शिरो रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर क्या, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। देवनागरी लिपि वो जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं, उसमें कौन कौन सी भाषा लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। दोस्तों ये जान लेना ज़रूरी है। देखिए प्रमुख भाषा हमारी कौन कौन सी जान लेते हैं। पहली हमारी हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी है, भोजपुरी है, बघी है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संताली है, राजस्थानी है, नेपाली है, गढ़वाली है, नागपुरी है, अंगिका है और खस एवं अन्य। ठीक है दोस्तों, इतनी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। आप चाहें तो उनको लिख के रख सकते हैं या चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले हम पढ़ने वाले दोस्तों ये देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को
प्रत्येक वर्ष भारत के विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुलिस में भी पूछा जाएगा और पूछा भी गया है पिछले वर्ष। देखिए पुलिस में और यूपीएससी में पूछा गया है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि भैया आपने तो बताया था 14 सितंबर को। तो दोस्तों 14 सितंबर को बनाया जाता है, वो बनाया जाता है केवल हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक। लेकिन अगर पूछिए तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय दूतावास के सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, ठीक है। कहाँ मनाया गया था दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भारतीय दूतावास के सर्वप्रथम नॉर्वे में कि विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, नॉर्वे में मनाया गया था। दोस्तों मैं जानता हूँ, मैं भी इसको याद करता हूँ, तो आपको भी याद करना ज़रूरी होगा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की जांच गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक कौन सी भाषा है? विश्व हिंदी की 10 शक्तिशाली, जो हिंदी है हमारी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है हिंदी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये देखिए आगे हमारे जो ये इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। ये तथ्य हमारे परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये देखिए मैंने कहा 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक है। 343 की धारा राजभाषा 1955, ये सब पूछे गए थे, लेकिन इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आगे हम आपको पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद में अगले आपको हम MCQ लगवाने वाले हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम अब आ गए हम आप पे मतलब भाषाओं की शैलियों पर, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से देखिए हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से मानी गई है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि हिंदी कौन से अपभ्रंश से ली जाती है, तो आपने शायद नहीं बताया था, मैंने बताया था सौर सेनी अपभ्रंश। तो ये देखिए हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर हरदेव सिंह बिहारी ढक्कनी हिंदी के पश्चिम हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। जो देखिए अब ये क्या बात हुई, जो हरदेव सिंह बिहारी थे ना, ये ढक्कनी, ये हिंदी पश्चिम के मतलब हिंदी अंतर्गत रखते हुए पश्चिम हिंदी को लगाते हुए 18 बोलियां मानते हैं। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये देखिए ताजु बेकी और निमाड़ी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। समझे दोस्तों बात को? जो डॉक्टर हरदेव बिहारी ढक्कनी थे वो 18 मानते थे पश्चिमी हिंदी को लगाकर। अब ये थे भोलानाथ तिवारी, ये 19 मांग रहे हैं, पश्चिमी हिंदी को लगाकर मानना है, ठीक है। 19 भाषा बोलियां मानना है, सॉरी। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, ठीक है, यह माना जाता है जो भी है। दोस्तों ये देखिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक है, इसे पढ़ के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है, अगले। तो ये देखिए अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाएं। देखिए जो सौर सेनी अपभ्रंश होती है ना, ये अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लेते हैं। एक अपभ्रंश होता है, एक मागधी अपभ्रंश होता है, अर्ध मागधी अपभ्रंश होता है, ब्राह्मण अपभ्रंश होता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होता है और पैशाची अपभ्रंश होता है। देखिए सौर सेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये देखिए यहाँ पे इसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी। याद रखेगी ना, पश्चिमी हिंदी
रखोगे ना याद दोस्तों? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी। सही है, सही है। अब इसकी कोई ट्रिक होगी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में सारी ट्रिक लेके आ जाऊंगा अगर कुछ बनेगी तो। फिलहाल में पहले आपको उसको गौर करना है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कह रहा है मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। जो मागधी की है वो कौन सी है? मागधी की बिहारी है, बंगला है, असमिया, उड़िया, ठीक है। कह रहा है अर्धमागधी होती हैं पूर्वी, जो पूरब में बोली जाती हैं वो अर्धमागधी कहलाती हैं, और उत्तराखंड में बोली जाती हैं वो सिंधी कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। मराठी, महाराष्ट्र, ये तो आपको याद ही रहेगी ना, माँ से मराठा, माँ से महाराष्ट्री, मराठी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्री, मराठी, ठीक है। पैसाची, पैसाची होता है लहंगा, भैया लहंगा पहन के पैसाची। पैसाची और पंजाबी कुछ मिल रही है दोस्तों, याद रखो। पैसाची पंजाबी कुछ मिल रही है और लहंगा पैसाची से मिल रही है, ठीक है। लहंगा कहाँ पहना जाता है? पंजाब में पहना जाता है, ये याद रखो, लहंगा पंजाब में पहना जाता है और पैसाची पंजाबी एक है, ठीक है दोस्तों। नीचे इंपॉर्टेंट लिखा है, ये देखिए, ध्यान दें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहंगा एवं पंजाबी भाषा का उत्पत्ति केकई और कट्टक अपभ्रंश से मानते हैं। तो ये भोलानाथ तिवारी हैं जो इसकी, जो इसको किस मानते हैं? इससे पैसाची लहंगा पंजाब किससे मानते हैं? वो मानते हैं भैया कैकई से, कट्टक से अपभ्रंश, ठीक है। लेकिन इसमें पैसाची दी रखी है तो आपको इस पर नहीं जाना है। मानते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहंगा पंजाबी को किससे मानते हैं तो लगा सकते हैं आप इसको। यदि अगर नहीं पूछता कि ये वाला तो आप इसको ही लगाना, ठीक है, उस पर मत जाना। नोट में है इसलिए याद रख लेना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अगले देखिए, कुछ बोलियां हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। कुछ बोलियां कौन कौन सी हैं देखिए। हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका नामकरण करने वाले विद्वान। देखिए, खड़ी बोली को किसने नामकरण किया था? धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था। कौरवी को राहुल शंकरयातन ने। मेरा भी नाम राहुल है तो मुझे ही समझ लेना कि राहुल भैया ने बताया था कि कौरवी कौन थे? कौरवी राहुल थे। भारतीय ग्रेजुएशन, देखिए भारतीय ग्रेजुएशन और राजस्थानी भाषा ग्रेजुएशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये पूछा गया यूपीएसआई में, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। ये था बिहारी, जो बिहारी था ना, ये बिहारी जो बिहारी था वो ग्रेजुएशन ने मतलब दी थी, ठीक है। और राजस्थानी किसने दी थी? ये भी ग्रेजुएशन ने दी थी, याद रखना, ये दो इन्होंने दी थी, ठीक है। और ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, ठीक है। भोजपुरी किसने दी थी? भोजपुरी दी थी रेमंड। भोजपुरी किसकी थी? रेमंड की थी, रेमंड ने का नामकरण किया था। मैथिली सर कितनी? कोलबुर्ग, ठीक है, कोलबुर्ग, सॉरी कोलबुर्ग, ठीक है। और डिंगल, डिंगल था हमारा बाकी लाल, ठीक है, बाकी लाल, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको सब ध्यान रखनी है, ठीक दोस्तों। ये देखिए हमारा यहाँ पर एक नया पेज आ रहा है जिसमें हम अब आपको सारी अपभ्रंश, उपभाषाएं, बोलियां और बोले जाने वाले क्षेत्र सभी पढ़ाने वाले, ठीक है दोस्तों। ये पेज पढ़ने के बाद में हम आपको लगवाने वाले हैं 100 MCQ क्वेश्चन। कितने? कम से कम 100, ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या हैं ये देखिए। अब हम पढ़ेंगे क्रम से कि कितने अपभ्रंश थे, किस अपभ्रंश में कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा में कौन सी बोली और कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों ये मत सोचना ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। ये याद रखना कि यूपीएसआई में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इतनी बारीकी से, इतना धीरे, इतना टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती होंगी बीच में, बोलने में सही, पढ़ने में सही, कुछ कुछ, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो पहली अपभ्रंश कौन सा है? पहला अपभ्रंश है सौर सेनी अपभ्रंश। दोस्तों मैंने आपको बताया था सौर सेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है, तो आपने अभी पढ़ा था ना, मैंने बताया था आपको सौर सेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है। सौर सेनी अपभ्रंश में आती है पश्चिमी हिंदी। और बोलियां कितनी होती हैं हिंदी की? हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, ये देखिए। खड़ी बोली कौरवी, ओकार बहुला, ये ओकार बहुला होती है, ये भी ओकार बहुला होती है, ये ब्रजभाषा, ठीक है। और कन्नौजी, कन्नौजी भी होती है और बुंदेली भी होती है। नीचे होती है कौन सी? बांगरू, ये देखिए बांगरू, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखिए बांगरू भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्चिमी सौर श्रेणी अपभ्रंश होती है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, 5 भाषा बोलियाँ आती हैं, ठीक है। पहली बोली आती है हमारी कौरवी यानी खड़ी बोली, चाहे आप खड़ी बोली बोली चाहे कौरवी बोली, बात एक ही है, ओकार बहुला से है। ब्रज भाषा ओकार बहुला की है। कन्नौजी ओकार बहुला की है। बुंदेली ओकार बहुला की है। बांगुरी हरियाणी एक ही बात ही है और वो भी ओकार बहुला की है। दोस्तों इसको याद कैसे करना है, देखिए तो हम इसे याद कर सकते हैं। खा का मतलब होता है खड़ी बोली मतलब कौरवी खड़ी बोली बात एक ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं कब मतलब के, ठीक है। उसके बाद आती है बी, तो हम इसे लिखते हैं बी ब्रज भाषा, ठीक है। और सेम फिर से के, ठीक है। फिर इसको बी, ठीक है, फिर से बी, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको, बी, ठीक है ना। बी फिर से बी, ठीक है, फिर से बी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, 5 बोलियाँ होगी, 1 2 3 4 5 बोलियाँ 5 होगी ना, और पश्चिम हिंदी की है ना, सही है। अब यहाँ पे याद कैसे करना कि ये पश्चिम हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, तो देखिए कब 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 बीवी मेरे पीछे आएगी, मतलब कब कब, सही है। एक तो कब ये हो गया, एक तो कब ये हो गया और ये हो गया बी, तो ये रही के बी कब और बी, कब कब बीवी मेरे पीछे पीछे आएगी, पीछे पीछे मतलब पश्चिमी हिंदी, सही है, पश्चिमी हिंदी। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, कब कब बीवी मेरे पीछे पीछे आएगी। दोस्तों अब देखिए हमें बोले जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से, देखिए कौरवी और खड़ी जो बोली है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, सही दोस्तों। पहली खड़ी बोली बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून। देखिए दोस्तों ये वो शहर हैं जो कि मतलब खड़ी बोली बोली जाती है, ये तो आपको पता ही है। मेरठ में आप चले जाएंगे तो लोग कैसे बोलते हैं खड़ी बोली, तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली में तू सुन ना रहा हो रे, कितना जा रहा हो रे, तो ये सब खड़ी बोली होती है, कौरवी होती है। सहारनपुर में ऐसे बोलते हैं, रामपुर कहीं चले जाओ उधर भी ऐसे बोलते हैं, और मुजफ्फरनगर में भी लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब आती है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आपको पता है ब्रज भाषा हमारे कृष्ण जी का, कान्हा जी का, जैसे आगरा में जाओगे ब्रज भाषा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली हम बरेली से हैं तो हमारे बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर, पश्चिमी हिंदी हिस्सा, जयपुर, पूर्वी हिंदी हिस्सा मतलब पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल और तराई क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। ऐसी जगहों पर तराई क्षेत्र का मतलब समझते हो, तो तराई क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ तैरने, जहाँ तालाब वालाब, जहाँ पे मतलब मान लो जहाँ पर मतलब तराई क्षेत्र मान लो आप, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ झील ताल वाल आसपास हो, वहाँ पे तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, वहाँ बोली जाती है भाषा। अगली है दोस्तों हमारी कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है, कहाँ से, देखिए कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर आदि, ठीक है। दोस्तों इन्हें याद करने की ट्रिक एक ही है कि इनके आसपास के जो शहर हैं आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगली है हमारी बुंदेली कहाँ बोली जाती है, देखिए बुंदेली बोली जाती है बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महुआ, उरई और होशंगाबाद और निर्ग्रहपुर और सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालघाट, सिवानी, होशिंगाबाद और छिंदवाड़ा, ठीक है दोस्तों। अगले क्या है, अगले हमारी बांगरू कहाँ बोली जाती है दोस्तों, ये हमारी हरियाणवी भाषा होती है। ये कहाँ बोली जाती है, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक। देखिए करनाल क्या, करनाल हमारा हरियाणा के पास पड़ता है, ठीक है। हाँ सॉरी, करनाल तो पंजाब की तरफ पड़ता होगा शायद ना, चलो कोई नहीं। देखिए रोहतक ज़िले में बोली जाती है और दिल्ली में बोली जाती है, पटियाला में बोली जाती है, हिसार में, पूर्वी हिसार में। दोस्तों ये मत सोचना कि यहाँ भी दिल्ली बोली जा रही है और यहाँ भी दिल्ली में बोली जा रही है, भाई ऐसे एक शहर में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। बट हमसे पूछेगा बांगुरी भाषा कहाँ बोली जाती है, ऑप्शन में दिल्ली दे दिया और 3 अलग दे दिए, तो दिल्ली लगा देना। ये मत सोचना कि दिल्ली खड़ी बोली की है तो मतलब नहीं लगाएंगे, भाई लगानी पड़ेगी अगर दिल्ली है तो, ठीक है दोस्तों। आप पढ़ते हैं हम अगला हेडिंग क्या है हमारा, ये देखिए
दोस्तों अगला हमारा है अपभ्रंश सौर सैन्य अपभ्रंश। ये भी हमारी सौर सैन्य अपभ्रंश में आती है। राजस्थानी बोलियाँ 4 होती हैं, ठीक है। राजस्थानी हिंदी, मैंने बताया था आपको, अपभ्रंश में आती हैं राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है मालवाड़ी, सही है। एक होती है मेवाती, ठीक है। एक होती है जयपुरी, ठीक है, या ढूंढाड़ी, या जयपुरी। एक होती है मालवी, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, मालवाड़ी टावर्ग बहुला होता है, जो टा से बोली जाती है, सही है। टावर्ग बहुला, टावर्ग बहुला और दक्षिणी राजस्थानी, ये दक्षिण में बोली जाती है। मालवी टावर्ग बहुला, ये सब टावर्ग बहुला होती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, सही है। तो हम इसे याद करेंगे एम एम जे एम एम जे एम एम जे एम, सही है। मारवाड़ी, मारवाड़ी को हम याद करेंगे एम, एम से लिख लो यहाँ पे सीधा सीधा एम, मारवाड़ी से लिखो एम, ठीक है। एक एम हो गया, 2 एम हो गया मेवाती, और यहाँ पे जे, एम एम जे, सही है, या एम एम डी एम, या फिर एम एम जे एम, इस तरीक़ा से कर लो यार, ठीक है। आपको याद ही तो करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 4 भाषा होगी। एक तो हो गया हमारी मेवाती, मारवाड़ी, सही है, जयपुरी, ढूंढाड़ी, और यहाँ पे हमारी होगी मालवी, ठीक है। ये 4 भाषाएं आपकी होगी, ठीक है। चारों किससे हैं, सौर सैन्य अपभ्रंश से राजस्थानी। राजस्थानी में बोली जाती है कौन कौन सी भाषाएं, 4 भाषा बोली जाती हैं, ऐसे ऐसे याद रख लेना, ठीक है। राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, अरे मार लेके आ जा, भात बनेगा ना बन गया, फिर मार पिएगा, तो इस तरीक़ा से। मेवाती, अरे मेवाती है क्या, हैं कि मेवाती रहेगा, ठीक है। और ये ढूंढाड़ी या जयपुरी, ठीक है। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मालवी, और यही इसकी है, ठीक है, एम एम जे एम। अगला क्या होता है, जब मालवी हमारी होती है कहाँ बोली जाती है, ये देखिए इस तरीक़ा से हम इसे याद करेंगे तो बताएंगे कि क्षेत्र कौन कौन सा है। चलिए याद करते हैं। मारवाड़ी हमारी बोली जाती है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब में हिसार, भवानी के पूर्वी हिस्से के, और किशनगढ़, इनमें बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो मारवाड़ी को अगर पढ़ेंगे तो आपको एक गाना याद आ जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागालैंड, मेवाड़, हिसार, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए मेवाती उत्तरी राजस्थानी, ये मेवाती कहाँ बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है। मैंने कहा ना एक ही शहर में कई भाषा बोली जाती हैं। दिल्ली में बोली जाती है कितनी, कौन सी, एक हिंदी खड़ी बोली, ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे आ गई मतलब कौरवी, और यहाँ पे हमारी ये भी आ गई मेवाती, समझिए। तो यहाँ पे गुड़गांव, अलवर और भरतपुर, ठीक है, ये भाषाएं हमारी दिल्ली में बोली जाती हैं, सही दोस्तों। अगली क्या आती है हमारी ढूंढाड़ी, मतलब जयपुरी। जयपुरी भी बोली जाती है जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़ में, ठीक है। अगली कौन सी दोस्तों, मालवी। दोस्तों अगली थी हमारी मालवी भाषा, वो कहाँ बोली जाती है, बोली मालवी बोली बोली जाती है हमारी उज्जैन में, इंदौर में, नीचे नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद और गुना, और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ और टोंक में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगली भाषा हम पढ़ेंगे, अगली बोली कौन सी है, चलो देखते हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, बहुत ही दो एक 3 बोली और बची हैं बस, उसके बाद हम सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने राजस्थानी पूर्वी पढ़ ली थी, यहाँ देखिए बिहारी। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं मगधी। मैंने बताया था आपको जो 2 भाषाएं थी ऊपर चली गई हमारी, वो थी हमारी सौर सैन्य अपभ्रंश से। राजस्थानी थी, खड़ी बोली थी, जो भी थी वो सौर सैन्य की थी, ठीक है। लेकिन अब जो आया था बिहारी, जो बिहार के लोग हैं वो कौन सी अपभ्रंश से हैं, मागधी अपभ्रंश से हैं, ये हमेशा याद रखना। बिहार के लोग जो भाषा बोलते हैं वो मागधी अपभ्रंश से बोलते हैं, ठीक है। बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, मगधी, सही है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो हमें याद कैसे करना है, 3 बार पढ़ लो, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, होगी याद। अब मगधी कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये देखिए, पटना, गया, गया वहाँ जहाँ बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद और हजारीबाग, सही है, भागलपुर, रांची, पलामू, सही है, और बिहार शरीफ,
ठीक है। बिहार शरीफ है, जहाँ पे बिहार के बहुत शरीफ लोग हैं, इसलिए मगधी भाषा बोलते हैं, इसे याद रख लेना, ठीक है। अगली भाषा हमारी कौन सी है, अगली बोली हमारी है मैथिली। जो मैथिली है वो कहाँ बोली जाती है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया, ठीक है। अगली थी हमारी भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, आरा। आरा ना होगा, यहाँ पे आगरा होगा दोस्तों, ठीक है। आगरा होगा, आरा नहीं होगा। अगर होगा भी तो आरा ही सही, लेकिन फिलहाल आगरा होगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आरा गाजीपुर इधर लिखा है, सॉरी आरा गाजीपुर इधर लिखा है। बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर, छपरा और पूर्णिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से हम अब हम पढ़ेंगे अगली बोली कौन सी है। तो चलिए उस अगली बोली हम जान लेते हैं। भाई हट जा यार, हटे क्या, सही है। अगली बोली हमारी अर्धमागधी, ठीक है दोस्तों। अर्धमागधी थी पूर्व हिंदी बोलियाँ। यहाँ पे अवधी, सही है, उदासीन आकार बहुला, अवधी भाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को कैसे याद करेंगे भैया, अर्धमागधी में ABCD कभी कोई पूरी नहीं पढ़ता है, आधी पढ़ता है, ये ध्यान रखना। तो ABCD मतलब A अवधी, B बघेली, सही है, और C छत्तीसगढ़ी, सही है दोस्तों। तो ABCD कोई पूरी नहीं पढ़ता है, ABCD हमेशा सब आधी पढ़ते हैं, तो ABC पढ़ के उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो वो कह रहा है भैया पूरी पढ़ो, हिंदी में कह रहा हूँ पूरी पढ़ दो ABCD, हिंदी में कह रहा हूँ ABCD पूरी पढ़ दो, सही है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी याद हुआ दोस्तों। ABCD पूरी नहीं पढ़ी उसने, आधी पढ़ दी, और वो हिंदी में कहने आया, कह रहा पूरी पढ़ दो भाई ABCD, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो बोली थी ना ये अवधी, अवधी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। मैंने आपको बता दिया था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी थी हमारी कहाँ बोली जाती है, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं बघेली। बघेली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मगहर, सडौल, ठीक है, सनातन, सही है, वो सॉरी सतना, बालाघाट और दमोह, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगली छत्तीसगढ़ी हमारी कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, ठीक है, और बिलासपुर, रायपुर, सरुगा और सारंगढ़ और खैरागढ़ और कोरिया। दोस्तों यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, छत्तीसगढ़ का मतलब होता है जहाँ जहाँ गढ़ मिलेगा ना, गढ़, यहाँ गढ़ मिला, यहाँ भी गढ़ मिला, यहाँ मतलब बिलासपुर याद रखना, रामपुर याद रखना, ठीक है, सुरजागढ़ याद रखना, और गढ़। ज़्यादा अगर गढ़ वाली पूछे जाएंगे तो गढ़ हमेशा आपको याद रखना है, और गढ़ वाले जहाँ मिल जाए वहाँ छत्तीसगढ़ मतलब समझ जाना है छत्तीसगढ़ की बोली है, ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक है। सौर श्रेणी अपभ्रंश दोस्तों, यहाँ पे वीडियो रुक गया क्या, नहीं रुका, चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सौर श्रेणी अपभ्रंश, ये हमारी अब जो भाषा आई थी वो आई सौर श्रेणी अपभ्रंश। दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया था, शुरू में पढ़ी थी सौर श्रेणी अपभ्रंश, सही है, फिर से सौर श्रेणी अपभ्रंश पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मागधी अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, मगधी और फिर अर्धमागधी, फिर सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी हमारी आती है सौर श्रेणी अपभ्रंश में। तो इसमें दो बोलियां होती हैं, कौन कौन सी दो बोलियां हैं चलो जान लेते हैं, गढ़वाली और एक कुमाऊनी, सही है। तो गढ़वाली कुमाऊनी आपको याद रखना है, ये पहाड़ी के अंदर आती हैं और पहाड़ पे बोली जाने वाली भाषा हैं ये दो। तो गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है दोस्तों। देखिए हरिद्वार में कौन सी भाषा बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी में कौन सी भाषा बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, क्योंकि टिहरी हरिद्वार से पहाड़ी क्षेत्र है, सही है। रुद्रप्रयाग पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर काशी, काशी कहाँ पे उत्तर में है तो पहाड़ी क्षेत्र है। पौड़ी कहाँ पे, हर की पौड़ी, पौड़ी कहाँ काशी में है, मतलब सॉरी पहाड़ी क्षेत्र में है तो पौड़ी। ऐसे आपको याद रख लेना, ठीक है। और अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको बहुत ही आसानी में ये याद हो जाएंगी। एक कुमाऊनी है, कुमाऊनी कहाँ पे, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, सही है। ये थी दोस्तों हमारी भाषाएं जो मैंने आपको बताई थी, 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये देखिए, पहले हम एक बार इन पे नज़र मान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले थी हमारी अपभ्रंश भाषा, इसमें थी 5 बोलियाँ। अवधी खड़ी बोली यानी कौरवी और ब्रजभाषा और कन्नौज और बुंदेली और बांगड़ू, मतलब कब 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 बी, कब कब बीवी मेरे पीछे आएगी, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगली थी हमारी शौरचेनी अपभ्रंश, राजस्थान की थी। मारवाड़ी, मेवाती और क्या कहते हैं, जयपुरी और मालवी, ठीक है, या ढूंढाड़ू लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली थी हमारी मागधी अपभ्रंश, ठीक है। मागधी थी हमारी मगधी, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है। मगधी, मैथिली, भोजपुरी, एम एम बी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अर्धमागधी थी हमारी पूर्वी, जिसमें 3 बोलियाँ थी, पूर्वी, सही है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी पूरी हिंदी पढ़ो, आधी मत पढ़ो, ठीक है। और ये थी हमारी शौरचेनी अपभ्रंश थी हमारी पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। ये सभी हिंदी हम पढ़ लिए। अब अगले हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे कुछ सम्मेलन है दोस्तों। सम्मेलन पढ़ने के बाद में सम्मेलन पूछे जाते हैं, ये देखिए। तो सम्मेलन पढ़ने के बाद में हमारा फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा MCQ, ठीक है दोस्तों। सम्मेलन पढ़ने के बाद हम लगाएंगे MCQ। तो ये देखिए, कह रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार और पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेष एवं हिंदी के प्रेमी एकत्रित होते हैं, सही है। सम्मेलन क्या है, जहाँ के सब विद्वान और सब पात्र विद्वानी सब इकट्ठे होते हैं, वो सम्मेलन कहलाते हैं, ठीक है, सही है। देखिए दोस्तों, ये मत कहना कि मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूँ तो क्लास छोड़ के चले जाएं। देखिए, मैं जानता हूँ आपको बोरिंग फील होता होगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि हमेशा UPSI ऐसी जगह से पूछता है जहाँ से बच्चा ज़्यादातर फंस जाता है और आप वहाँ पे करके चले जाएंगे, सही है। मान लिया अगर उसने यही पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मतलब क्या है, सही है, तो आप क्या बताओगे, कहना जैसे हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विद्वानी, विषय विशेष प्रेमी सब इकट्ठे होते हैं, वो सम्मेलन होता है, समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति जागरूकता पैदा करने वाला तथा हिंदी के प्रति प्रतिनिवास और भावपूर्णता, सही है, और पूर्ण महत्वपूर्ण रिश्तों के लिए एक अच्छी गहराई और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को दोस्तों 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी सम्मेलन आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रथम आयोजन सम्मेलन कब किया गया था, तो 10 जनवरी 1975 को किया गया था, देख, ठीक है। तभी यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, विश्व हिंदी दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर यही सीन है कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन किया गया था, तभी इसी के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखो, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग में नागपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में संपन्न हुआ था सहयोग से, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ये तो आपको पता ही है, सही है, ठीक है। अगले मैंने आपको बताया था प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का बोध गया थीम वसुधैव कुटुंब और राजवंशी स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे थे, अपना विशेष संदेश दिया, सही है। वसुधैव यानी कि जो वसुधैव थे, ये वसुधैव, सही है। ये प्रथम संदेश किसने दिया, बताइए, ये विनोबा भावे ने दिया था अपना, सही है, अपना विशेष संदेश दिया था। कह रहा कि प्रारंभ में इस सम्मेलन में आयोजन हर चौथे वर्ष का, परंतु अब इसका आयोजन तीसरे वर्ष होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभिक में सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों में होता था, बताइए, चौथे वर्षों में होता था।
लेकिन अब हमेशा तीसरे वर्ष में होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से पूछेगा, तो आपको ये याद करते चलना है बिल्कुल साथ ही साथ। देखिए कितने सम्मेलन थे, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 सम्मेलन थे और आगे भी होंगे, कुल मिला के 12-13 सम्मेलन होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे इनको, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद में देखिए, तो यहाँ पर पहला सम्मेलन क्या है यार, ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। देखिए पहला सम्मेलन हमारा 10 जनवरी 1975, यानी कि 10 से 14 जनवरी को था 1975 वर्ष, सही है। 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। पूछेगा पहला सम्मेलन किस वर्ष लगा था, बताइए। पहला सम्मेलन हमारा 14 तारीख से 10 जनवरी, तो सॉरी 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में था, नागपुर भारत में, जिसमें वसुधैव कुटुंबक, ठीक है, थे। इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 112 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले जो पहला सम्मेलन था उसमें कितने थे, 30 देश थे और 112 प्रतिनिधि थे, ठीक है। दूसरा सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 में, 75 के बाद सीधा 76 आ गया। ये पोर्ट लुइस मॉरिशस, जो पोर्ट लुइस मॉरिशस है, वहाँ पे इसका सम्मेलन में 17 देशों ने भाग लिया और 181 लोग इसमें प्रतिनिधित्व भाग लिया, ठीक है। तीसरा सम्मेलन था 28 से 30 अक्टूबर 1983 में, नई दिल्ली भारत, ठीक है। इसमें इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा थी, ठीक है। जो सुप्रसिद्ध कवित्री थी वो कौन थी, महादेवी वर्मा थी। इन सम्मेलन में 30 देशों का 1960 प्रतिनिधित्व में हिस्सा लिया गया था। 30 तो देश थे और 260 थे वो प्रतिनिधि थे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था महादेवी वर्मा किस सम्मेलन से संबंधित थी, बताइए। नई दिल्ली में उनकी बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी, 30 अगस्त 1983 को तीसरा सम्मेलन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना, महादेवी वर्मा वाला, सही है। तो दोस्तों आगे देखिए, आगे कौन सा होगा, आगे हमारा होगा, यार यही तो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, सॉरी। चौथा सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 1993। दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, बदलाव कर सकता है कि 2 दिसंबर 1993 पूछ सकता है, 4 दिसंबर 1993 पूछ सकता है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो ये भी पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सही है। केवल मॉरिशस के अतिरिक्त 260 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पाँचवा सम्मेलन कहाँ हुआ था, 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, ठीक है। इसमें प्रवासी भारतीय की हिंदी थी, प्रवासी भारतीय थे और हिंदी थी, सही है। तो इस सम्मेलन में लगभग 247 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 247 लोग थे, उन्होंने भाग लिया था। छठा सम्मेलन हमारा करा 14 से 18 सितंबर 1999 को, लंदन यानी कि यूके में, सही है। इस सम्मेलन में भारतीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी, ठीक है, हिंदी और भावी पीढ़ी, सही है। तो इस सम्मेलन में ऐतिहासिक महत्व इसीलिए भी है क्योंकि हिंदी और राजभाषा बनाए जाने वाले 50वें वर्ष का आयोजन किया गया था, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इस सम्मेलन में 21 देशों ने भाग लिया, 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 21 देशों ने और 700 लोगों ने इसमें बैठक में शामिल हुए, ठीक है। छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठा सम्मेलन है, ठीक है। सातवां सम्मेलन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सातवां सम्मेलन हमारा है कि सातवां सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 को पारामीरिबो, ठीक है, यानी कि सूरीनाम याद रखना, पारामीरिबो आपको याद ना हो जल्दी, लेकिन सूरीनाम आपको सुना नाम लगता है, इसलिए याद हो जाता है, ठीक है। तो 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, ठीक। विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन कौन सा था, तो हमारा था ये सूरीनाम, बस इतना याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 500 लोग थे, 16 देश की, ठीक थे, सही। आठवां था हमारा
8वां हमारा कौन सा था, ये देखिए 8वां था हमारा सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क सारा अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय पर विश्व पंच हिंदी थी, ठीक है। 9वां सम्मेलन था हमारा 22 से 24 सितंबर 2012 जोहानबर्ग अफ्रीका। इस सम्मेलन में 22 देशों में 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया, सही है, 600 लोगों ने से अधिक लोगों ने भाग लिया था सम्मेलन में, ठीक है। 9वां सम्मेलन था, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सम्मेलन कौन सा था हमारा, ये देखिए अगला सम्मेलन था हमारा 10वां सम्मेलन। 10वां सम्मेलन था हमारा ये 10वां सम्मेलन में देखिए क्या चीज़ है कि 12 से 10 सितंबर 2015 ये भोपाल में था। इस सम्मेलन में केंद्रीय विषय और हिंदी जगत विस्तार की संभावनाएं थी, ठीक है, आप याद रखना है। 11 सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को लगा था पोर्ट लुइस मॉरिशस। इस सम्मेलन में केंद्रीय विषय था और वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृत भाषा थी, ठीक है। ये 11 सम्मेलन और ये 12 सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी हाल ही में लगे हैं, एक जल्दी में, मतलब 12वां सम्मेलन हुआ था 21 में और ये हुआ था 18 में, ये हुआ था 15 में, लेकिन 21 का 18 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। युवा फिजी में प्रस्तावित, लेकिन इसमें कुछ प्रस्तावित अभी नहीं किया गया है, ये खाली है, तो एक बार को ये नहीं पूछ सकता, लेकिन पूछ भी सकता है कि 12 सम्मेलन 21 के, खाली याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। दोस्तों अभी हम पढ़ के आते सारी बोलियाँ, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, राठौरी, लोहाती, बानपुरी, पूर्वी, पश्चिमी, कौरवी, ये सब पढ़ के अभी आते नहीं आते, बताओ। तो यहाँ पर उसने सीधे सीधे कहा ब्रजभाषा में कितनी बोलियाँ आती हैं, भरतपुरी, सही है, सॉरी, ब्रजभाषा में कितनी बोलियाँ आती हैं, देखिए एक भरतपुरी आती है, अंतरदेशी आती है, डांगी आती है, भुक्सा आती है, ग्वालियर आती है, माथुरी आती है, ठीक है। अवधी में कितनी बोलियाँ आती हैं, वैशाली, मिर्ज़ापुरी, बंगाली। भोजपुरी में कितनी बोलियाँ आती हैं, खोरपुरी, सोनपुरी, मघेली, खगड़िया और सारण और छपरिया, सही है, और खागवाही, ठीक है। खड़ी बोली में कितनी बोलियाँ आती हैं, कौरवी में पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, बिजनौरी और पहाड़ ताली, ठीक है। बुंदेली में आती हैं राठौरी, लोहाती और बनाफरी, और कन्नौजी में कोई चीज़ नहीं आती अभी, तो जो हमने पीछे भी बोलियाँ पढ़ी थी बस वही बोलियाँ पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोलियाँ दी हुई हैं, फिलहाल में इन बोलियों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इनको थोड़ा विस्तार में नहीं पढ़ा सकता, अगर आप चाहो तो कहो तो पढ़ा दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बोलियाँ हैं हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी एक खड़ी बोली कौरवी, दूसरी हमारी ब्रजभाषा, तीसरी अवधी, तीसरी भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी। ये भाषा सब किसकी हैं बताइए, तब मैंने आपको सब पढ़ाया नहीं पढ़ाया था, तो ये डांगी, माथुरी और ग्वालियरी, सही है। तो ये भाषा मध्यकाल प्रमुख मतलब भाषाओं से ली गई है, ठीक है। देखिए ब्रजभाषा मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे, ठीक है। ये सब वही भाषा है जो मैं बताया था आपको, जिसका जन्म 1000 ईस्वी से हुआ, लौट पर सब वही है इसमें, ठीक है। मैनपुरी, हाथरस, एटा सब मैंने पढ़ा दिया, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, सही है, ये सब मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। तो अब हम करने के वाले दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसके जो MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाने वाले, ठीक है। ये बुंदेली है, कन्नौजी है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछी गई वो भाषाएं हैं जो, सही है, लगभग में पूछी गई थी, ठीक है। पहले हम थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको जान लेते हैं, उसके बाद में हम लगाएंगे MCQ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे ये जान लो, ठीक है। पूछा गया था कि सुनीता कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया, किसने दिया था, जो देवनागरी लिपि थी ना उसके स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया बताइए, सुनीता कुमार चटर्जी ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गारो मेघालय राज्य की बोली है, गारो कौन से राज्य की बोली है, मेघालय राज्य की बोली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, बांग्ला किस राज्य की राजभाषा है, त्रिपुरा की है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, गुजरात राज्य में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था, देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। विश्व, देखा मैंने कहा ना, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है,
हमारी जश्न में है। और डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर दास को देवनागरी लिपि के पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख लेने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें छूट गई, मैंने छुड़वा दी पीछे, लेकिन आपको डीप में पढ़ना चाहते हैं भाषाओं को, तो आप इस पीडीएफ को मुझसे ले लेना। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूँ, मुझे आप कमेंट करना, कमेंट में इस पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूँगा। ठीक है, और जो कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा भाई। ये नहीं है मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, रिप्लाई भी दूंगा और उसको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीक़ा से पूछा गया है। तो यहाँ पर तो खुद देख पा रहे हैं दोस्तों, नीचे पूछा गया कि जो हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, इस तरीके की भाषा क्रम में लगाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देखी सारे जो यहाँ तक देख पा रहे हैं, मैंने जो सारे आपको पढ़ा दिया है। जी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जितनी भाषाएँ थी, ये देखिए मैंने जितनी भाषाएँ थी आपको यहाँ पे सब पढ़ा दी हैं। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचना मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ, सब किताब से संबंधित है। दोस्तों अब हम लगाने वाले हैं एमसीक्यू। सही है, अब हम लगाने वाले दोस्तों एमसीक्यू। देखिए मैं इस वीडियो में कम से कम 100 से ज़्यादा यूपीएसआई में पूछे हुए 21 के जो क्वेश्चन 21 में आए हैं ना, उन पूछे हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ एमसीक्यू। ठीक है, लेकिन ये सब लगाने से पहले आपको भाई आधे घंटा वीडियो में और बने रहना होगा। आधे घंटा में सब कवर कर लेंगे हम। और दोस्तों अभी तक यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको हर एक वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी और टॉपिक्स वाइज आपको एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म कराने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी 10 वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। ये रहे देखो हमारे यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। बताइए, मैंने पढ़ाया था जो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, पर हमारी छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोला था। एबीसी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी उसमें आती है। उन्होंने कहा है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किसे कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। शुरू में ही आपको बताया था मैंने कि चाहे कौरवी कह लो चाहे खड़ी बोली कह लो, बात एक ही है। सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी भाषा का विकास देखिए यहाँ पर हुआ है हमारा ब्राचड़ से। ठीक है, ब्राचड़ से हुआ है। सही है। यहाँ पर देखिए यूपीएसआई 2021 के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? मैंने कहा था ना कौन सी भाषा नहीं है। ये देखिए भोजपुरी नहीं है। ठीक है, बोडो है, उड़िया है, नेपाली भी है, पढ़ाया था मैंने आपको। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। ठीक है, जो दक्षिण बोली जाती हैं वो द्रविड़ परिवार में बोली जाती हैं। इधर देखिए बिहारी पूर्वी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगधी। मगधी में बिहारी मतलब मगधी में बिहारी, मैंने बोला था ना मगधी है। सही है। अगले था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है? बताइए, भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा यूपीएसआई में पूछा गया है? तो ये देखिए हमारा मलयालम। इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? टा वर्ग बहुला है तो ये देखिए मालवी है। ठीक है, मालवी है, टा वर्ग बहुला। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने बताया था आपको 14 सितंबर पूछा जाएगा। सही है दोस्तों। तो अगले देखिए एक है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर आपको मज़ा आ रहा हो वीडियो में तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरचेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? सौरचेनी अपभ्रंश देखिए, सौरचेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का, बुंदेली का, कन्नौज का, पर बघेली का नहीं हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी मतलब अर्धमांगधी, भैया एबीसीडी पूरी कर। अर्धमांगधी,
तो अवधी बघेली अर्धमागधी में आ गया ना, आ गया तो अवधी अवधी हो जाएगा, ठीक है। मगधी किस भाषा के ज़्यादा बोली जाती है? मगधी किस भाषा में ज़्यादा बोली जाती है? देखिए मगधी बिहारी आ गया ना, मगधी बिहारी। तो संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? संस्कृत आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ये तो शायद आपको पता ही होगा, इतने इजी क्वेश्चन पूछ लिए। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, चौथे की बात मैंने करी थी ना, प्यूट लुइस याद करो, प्यूट लुइस, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, प्यूट लुइस। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमारा भारत के गृह मंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों, भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला आता है बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? बिहारी का नामकरण किसने किया था? मैंने बताया था शुरू में आपको, मैंने कहा था छोड़ना नहीं भाई, अगर ये आपने छोड़ रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए बिहारी का ग्रेसन ने किया था, किसने किया था? ग्रेसन ने किया था। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी बोली मान्यता उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ये मैथिली होगी, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों सबके सब यूपीएसआई के हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के ही मिलेंगे, सही है। देखिए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? कन्नड़ है, नेपाली है, सिंधी है, पर जो टट्ठू नहीं है, टट्ठू की भाषा होती है, होती होगी पर शामिल नहीं है, ठीक है, सही दोस्तों। तो ये देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं, सही है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं, सही है। पूर्वी हिंदी विकास निम्नलिखित में से, पूर्वी हिंदी निम्न विकास अपभ्रंश से हुआ है? पूर्व हिंदी का किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। भैया पूरी ABCD पढ़, पूरी हिंदी, हिंदी में कह रहा हूँ, आदि मत पढ़े, तो अर्धमागधी से हुआ सर, ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका यही है, याद हुआ। तो देखिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? जो केंद्र हिंदी है वो परीक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? भैया राजभाषा के तहत करा। निम्न इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? पुरानी हिंदी, तो यह भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, ठीक है दोस्तों। अगले देखिए संत गीगा की भाषा क्या थी? संत गीगा की भाषा थी पंजाबी, संत गीगा की भाषा पंजाबी थी, ठीक है। अगला था हमारा निबट्ठा, निबट्ठा मतलब इनमें से किसकी उपबोली है? निबट्ठा बंगेली की उपबोली है, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय भाषा परिवार की शाखा है? आर्गमीना, मैंने कहा ना भारतीय भाषा की, आर्गमीना। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर चीनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप में हुआ है। कौन से रूप में? उत्तरी रूप में हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? दोस्तों ये मैंने बताया था आपको, शुरू में पढ़ाया था, मैंने कहा नोट ये पढ़ लो, 15 वर्षों तक कहा था ना, 15 वर्षों तक सुझाव दिया था। किसने दिया था बताइए? 15 वर्षों तक का सुझाव किसने दिया था? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है बताइए? भाई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भाई भोजपुरी नहीं आती है क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब पूरी हिंदी पढ़, पूरी पढ़ ABCD, हिंदी में कह रहा हूँ, तो पूरी हिंदी हो गया। अगले देखिए इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? भाई बघेली निकली है, बघेली, ठीक है। अर्धमागधी, अर्धमागधी बात करिएगा ना, अवधी बोली पूरी पर, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूरी पढ़ो, तो अर्धमागधी की बात हो रही है। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ। मागधी बाद में पढ़ेंगे।
इनमें से कौन सी बोली आकार-हुला है? कौरवी बोली ओकार-हुला है। मैंने कहा था शुरू में ही ओकार-हुला शुरू वाली है सब। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ये सभी हैं पश्चिमी हिंदी की। कब 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 भी, कब कब भी, मैंने कहा कब कब भी। तो ये देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सेनी से हुआ है। सही है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कह रहा है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा हमारी बांग्ला है। ठीक है। कह रहा है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन व्यवस्था का क्या नाम है? प्राकृत नाम है। ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? मगधी मतलब बिहारी। समझ में आया? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? अपभ्रंश में 8 स्वर। मैंने शुरू में पढ़ा था आ ई उ ई ओ ए। ठीक है, इस तरीक़ा से ये होते हैं 8 स्वर। ठीक है। ये देखिए, नीचे दिए गए कथन में दिए गए, ये हमारे यूपीएसआई का नहीं है, इसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूपीएसआई का नहीं, फिलहाल छोटा क्वेश्चन, नज़र मार लो, बड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, छोड़ देते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। बताइए, इतने इजी क्वेश्चन यूपीएसआई में अगर आ गए तो क्या छोड़ दोगे तुम? नहीं छोड़ोगे भाई। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी का स्वरूप है हमारा राजभाषा। 95 ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? तो ये देखिए हमारी असमी है। ठीक है, असमी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली उदासीन ओकार बहुला है? बघेली है। सौर सेनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं को क्रम क्या है? जो राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगला। तो क्रम पूछ रहा हूँ। सौर सेनी अपभ्रंश पहली वाली जो थी, देखिए पहली हमारी कौन सी थी? पहली थी हमारी सौर सेनी अपभ्रंश में, सही है, वो थी हमारी 1 और 2, मतलब राजस्थानी और गुजराती। ठीक है। पंजाबी नहीं थी और बंगला भी नहीं थी। बंगला बोली जाती है हमारी कहाँ पे? बिहार में। और पंजाबी नहीं थी हमारी। ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी, बंगला बोली जाती है बंगाल में। सही है। और इधर देखिए हमारा क्या है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी, उर्दू, मिश्र है। देखिए, हिंदुस्तानी भाषा जो है, मतलब हिंदुस्तानी भाषा है, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स हैं। सही है, उसका एक रूप बना है। सही दोस्तों। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए। पूर्वी हिंदी, पूर्व हिंदी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे, ये देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? ये देखिए, तो ये हमारी मराठी भाषा आज द्रविड़ भाषा की नहीं है। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राजस्थानी नहीं है। उर्दू है, तमिल है, नेपाली है, राजस्थानी नहीं है। अगर मैं पूछूं कि उस भाषा का नाम बताइए जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो आप क्या बताएंगे? उर्दू होगा तो उर्दू बताएंगे, नेपाली होगा तो नेपाली बताएंगे, तमिल होगा तो तमिल बता देंगे। ठीक है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। सही है। अगले देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है,
दोस्तों क्वेश्चन कट गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश किस में दिए गए हैं बताइए। तो भाई ये दिए गए हमारे 351 में, ठीक है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 8वां अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है दोस्तों, अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। महाराष्ट्र, माँ से मराठी, माँ से महाराष्ट्र, मैंने बताया था आपको। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से किया जाता है। अर्धमागधी से किया जाता है। इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। भैया बघेली दोस्तों, ठीक है, बघेली। ये भाट भाषा इनमें से किससे कहा गया है बताइए। भाट भाषा किससे कहा है, डिंगल को कहा गया है, ठीक है। इनमें से डूंगारी को अन्य किस नाम से जानते हैं। जयपुरी, मैंने कहा था डूंगारी बोल चाहे जयपुरी कह लो, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अगला क्या है हमारा, इनमें से डूंगारी को अन्य किस नाम से जानते हैं। जयपुरी से, ये पढ़ लिया। देवनागरी लिपि के लिए गए सुधारों के पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार और उसके प्रयोग के लिए सुझाव इनमें से किसने दिया था बताइए। पंचमाक्षर का सुझाव किसने दिया था। श्याम सुंदर दास ने दिया था, ठीक है। यूपीएसआई में पूछे गए दोस्तों ये क्वेश्चन, ये मत कहना मैं अपने घर से बना के ला रहा हूँ, सो नहीं है, यूपीएसआई पूछेगा भाई, ठीक है भाई। मैं नहीं वो बता रहा हूँ, यूपीएसआई बता रही है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन हमारा कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रदान किए गए थे, ये देखिए हम यहाँ से देखेंगे किसके द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, भारतीय भाषा के द्वारा दिए जाते हैं, तो यहाँ से प्रदान किए गए थे, ठीक है। अगला क्या कह रहा हो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 343 में कहा गया है 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी किया जाएगा, उसके बाद अन्यथा हम उसे हटा सकते हैं या भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर हिंदी लागू कर देंगे, ठीक है। कुछ भी समझ लो, जैसा भी आप समझो। इसमें क्या है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। पोर्ट लुइस में। चौथा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था बताइए। और पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था नागपुर में, सही। चौथा हुआ था दिल्ली में, सही है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है, अगला इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मीजो नहीं है, कौन सी, सॉरी मीजो नहीं है, ये वाली मीजो, ठीक है, मीजो नहीं है, ठीक। विश्व हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 10 जनवरी को, बताया था मैंने आपको। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। तेलुगु है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, तेलुगु भाषा है। तो ये कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। चौथा हुआ था पोर्ट लुइस में, पोर्ट लुइस में हुआ था ना। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है। आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है, ठीक। अगला क्या है, केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी परीक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी परीक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो ये हमारा होगा किसके विभाग कार्यरत है, राजभाषा विभाग के तहत, ठीक है, राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है। ये हमारा करता है भारत के गृह मंत्री, ठीक है, भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। कौन सा, निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली बिहार में बोली जाती है। कहाँ? बिहार में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 और 2-3 पेज बचे हैं, हम उनकी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। किस वर्ग की बोली नहीं है भैया? बुंदेली की नहीं है। ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन और दतिया में बोली जाती है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मिजो नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, पूर्व भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के वर्ग शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय हिंदी के प्रसार का विकास की बात उल्लेखित है? अनुच्छेद 351 में। किसकी? भारतीय संविधान की जो किसी अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रसार है वो किस में शामिल है भाई? विकास की बात कही गई है, वो 351 में कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्य एवं दायित्व को उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? सही है, किसके लिए किया जाता है? प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 351 में। ठीक है दोस्तों, 351 में यहाँ पर देखिए, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 2018 में हुआ था। मैंने बताया ना, 11वां 18 में हुआ था, और 21 में कौन सा हुआ था? 12वां हुआ था, जिसमें कोई भी मतलब सदस्य शामिल नहीं थे अभी तक, मतलब उसका बैठक व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगले बढ़ जाते हैं थोड़े से, और अगला बढ़ने के बाद यहाँ से तो यहाँ पर देखिए, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है। सही है, कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? तो सौराष्ट्र नहीं है। ठीक है, अगले, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का भारत सरकार के किस मंत्रालय से तहत है? शिक्षा मंत्रालय के तहत है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? हिंदी की नहीं है कौन सी? मलयालम नहीं है। सही है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, एमएमबी। सही, एमएमबी है हिंदी के आगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर को की गई थी, 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। मैंने कहा था नहीं, ये डेट याद कर लेना, 14 सितंबर 1949 को। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे, 1948 लिखा होगा, 1951, 1950, लेकिन नहीं, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन। कब? 1949 को, 14 सितंबर। सही है, अगले क्या है? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? छठा 1999 में हुआ था। ठीक है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? पूर्वी किसे कहा जाता है बताइए? पूर्वी हिंदी कहा जाता है। पूर्व में बोली जाने वाली कौन सी है? ब्रज भाषा है। सही है, ब्रज भाषा है। अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में बोली जाती है वो असमिया है, आपको नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन हमारे कौन से, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? मैंने बताया था आपको कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनके लिए कौन सी भाषा बोलने का अधिकार है। आप चाहें तो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 348 में कहा गया, आर्टिकल 348 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1975 में हुआ था। सही है, मैंने कहा था विश्व सम्मेलन पढ़ लो। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि यह है अक्षरात्मक है। ठीक है,
इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो गुजरात में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक है, देवनागरी लिपि का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार के दायित्व है? तो 351 में मिलता है। ठीक है। सूरीनाम, मॉरिशस, युगाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताइए। ये भोजपुरी बोली है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैथिली भाषा हुई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 10 जनवरी भी है, 14 सितंबर भी है। बताइए। तो हिंदी दिवस जो है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, और हिंदी विश्व दिवस वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें यही डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे अगले हमारे, और देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। बस यही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए इनमें क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो हमारी कौन कौन सी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? 1 2 3, मतलब ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, और कन्नौजी बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूपीएसआई का नहीं है, कोई बात नहीं, इन्हें हम यूपीएसआई में तो ये देख ले रहे हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? वो हमारा BC खैर थे। ठीक है, जरूरी नहीं दोस्तों यूपीएसआई का नहीं तो आप नहीं पढ़े, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, किसी का भी पेपर का हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? तेलुगु आती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कन्नौजी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बताइए। अब कौन कौन सी बोली नहीं बोली जाती है भाई? 1 और 4, मालवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सब बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती है, अवधी और बघेली बोली जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मालवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश की असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? भैया मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अगला, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भैया ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय भाषाओं का विकास सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। न्यूनतम की बात करें तो इसमें कुटिल हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, आप रिसर्च कर लेना। सही है, गूगल पे। तो इसमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? पाली भाषा का है। अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली, तो पश्चिमी हिंदी कन्नौजी है। मैंने बताया था आपको ना, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अब बताइए आप। पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है हमारा पैसाची से। कौन से? पैसाची से। ठीक है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो बोली जाती है मेघालय में। ठीक है दोस्तों, इसमें होगा, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुनीता कुमार चटर्जी ने दिया था। किसने? सुनीता कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलता है? तो देखिए भैया, 343 से 351, सीधे सीधे रखा मिल गया 351। ठीक है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में, यानी कि बाएं से दाएं की ओर, ये बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, इधर को। सही है, तो ये इस प्रकार। हिंदी, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? बिहारी हिंदी से नहीं है तो वह अवधी। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में खड़ी बोली है प्रचलित रूप। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? और 22 भाषाएं। सही है,
इनमें से इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? किसे माना गया है? हिंदी को माना गया है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी बोली नहीं है। कौन सी है? अवधी। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। मैंने कहा था 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई थी हिंदी, हैं? तो वही क्वेश्चन है सॉरी। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो अवधी नहीं है। ठीक है, बिहारी की। मैथिली, मगधी, भोजपुरी सब बिहार में बोली जाती हैं, अवधी नहीं बोली जाती है। अवधी बगली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो खड़ी बोली है। कौन सा? खड़ी बोली। वर्तमान में प्रचलित रूप खड़ी बोली। अभी अभी आपने लगा था क्वेश्चन, वही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है? तो नहीं है का मतलब मलयालम नहीं है, बाकी सब है। हिंदी भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है। अगला देखिए, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। फिर से क्वेश्चन आ गया, कह रहा इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़ नहीं, मतलब है, सॉरी है। ये भाषा कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़ है। बंगला नहीं है, उड़िया नहीं है, असमिया नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, पर इसमें कन्नड़ है। ठीक है, अगला कौन सा है? मेवाती। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती राजस्थान की बोली है। ठीक है, राजस्थान की बोली है। तो दोस्तों, अभी हमने कम से कम 100 से ज़्यादा MCQ को यहाँ पे लगा लिया है, और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और पूरा चैप्टर की थ्योरी कराने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन 100 से ज़्यादा करा दिए, सबके सब UPSI में आए हुए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हिंदी के सभी टॉपिक से भाई आपको यहाँ पे फिर से एक बार कह देता हूँ, टॉपिक से भाई आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सही है, और 10 दिन में पूरी की हिंदी समाप्त करने वाला हूँ, पूरी हिंदी समाप्त। ठीक है, समाप्त करने वाला हूँ। और हर टॉपिक में ये होगा, टॉपिक्स वाइज सिलेबस को लेकर चलेंगे, सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स वाइज को लेकर चलेंगे। पहले थ्योरी होगी, बाद में MCQ होंगे। क्या होंगे? MCQ। ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो कि UPSI में आए हुए होंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है, ये देख लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला हम पढ़ेंगे सब कुछ विस्तार में। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वर्णमाला क्या है, विराम चिन्ह क्या है, हम सब कुछ विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सब कुछ दे रखा है उन्होंने, कि यहाँ पर स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, मतलब मूल स्वर, कुल संख्या कितनी होती है, भेद कितने होते हैं, मात्रा कितनी होती हैं, संख्या क्या होती हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए ना, PDF में फिर से कह रहा हूँ, PDF चाहिए आपको, PDF चाहिए होगी, PDF, तो आपको कमेंट कर देना मेरे इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा। और आपको अपना चाहे तो WhatsApp नंबर दे दूंगा, कौन सा WhatsApp नंबर, उस पर सेंड कर दूंगा, या फिर तो कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझे सीधे मुझे WhatsApp कर देना। ठीक, मतलब मैं तुम्हें WhatsApp कर दूंगा, सीधे कमेंट कर देना। ठीक है, सही है। और मैं आपको WhatsApp बिजनेस वाला एक मतलब नंबर भी डाल दूंगा कमेंट के नीचे। ठीक है, उसमें आप जाके सीधे मुझे WhatsApp पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।